Jai Hind and a very good morning to each and every one of you. I hope all you are fit and fine at healthy at home. Today I am back again, your educator Gaurav Adhanik, and today I have brought a last and final part of chapter number 5 for you all 11th standard student. I hope you all are knowing this chapter. It is the forms of business organization 1. The previous two parts we have discussed about the two major types of business forms, that is sole proprietor and partnership, right? So in this part or the lecture, what things we are going to see या हम किन बातों पर चर्चा करेंगे, ठीक है, वो रह जाती हैं. पहले हम शुरुआत करेंगे कि कैसे अलग अलग प्रकार से पार्टनरशिप्स की जा सकती है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स थ्रू विच यू कैन डू द पार्टनरशिप फर्म, एंड ऑल्दो वी विल सी दैट कि हाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बीन, ठीक है, डिफरेंट तरीके के कौन कौन से पार्टनर्स होते हैं. इसके अलावा हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की, और हम देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म कैसे ऑर्गेनाइज्ड और इम्प्लीमेंट की जाती है. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. The first point, as you can see in your screen, there are number one is active partner. ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देख रहे हैं बच्चों. टाइप्स ऑफ पार्टनर में एक्टिव पार्टनर इज़ द मोस्ट कॉमन पार्टनर हम कह सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, हर व्यक्ति जो पार्टनर बनना चाहता है, ठीक है, अगर वो उस बिज़नेस में पार्ट लेता है, काम करता है, ठीक है, एक्टिवली यहाँ शब्द हो गया कि वो लगातार उस कंपनी में काम करेगा. इफ़ ही और शी इज़ डूइंग दैट वर्क, राइट, काम कर रहे हैं, रोज़ ऑफिस जा रहे हैं, देख रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है काम, क्या करना है, कैसे करना है, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ही आपको कंपनी में एक्टिव पार्टनर का डेजिग्नेशन मिलेगा. मीन्स यू हैव टू इन्वेस्ट सम मनी एंड यू हैव टू वर्क ऑल्दो ही इज़ एन कॉल्ड एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, राइट. तो वो यही कह सकते हैं हम कि द पर्सन हु इज़ इन्वेस्टिंग एज वेल एज हु इज़ वर्किंग इन इट. और अगर सिर्फ वर्क कर रहे हो बट इन्वेस्ट नहीं करते तो भी आप एक्टिव पार्टनर कहलाओगे, लेकिन बशर्ते एक्टिव पार्टनर का रूल सिर्फ इतना ही है दैट यू हैव टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंडली, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर. द पार्टनर स्पेशली अ टाइप ऑफ अ पार्टनर हु इन्वेस्ट द मनी, ठीक है, ही बियर्स द लॉस, ही बियर्स द प्रॉफिट, बट ही विल नॉट वर्क. तो डिफरेंस क्या आ गया एक्टिव और पैसिव इसमें स्लीपिंग पार्टनर में, कि एक्टिव वर्क में ये ज़रूरी नहीं कि आप पेमेंट या फिर कैपिटल लगाओ, पर काम करना ज़रूरी है. यहाँ स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर में ज़रूरी नहीं है कि आप काम करो या नहीं करो, पैसे लगाओ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट. तो स्लीपिंग पार्टनर द पर्सन हु इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट द मनी इन योर बिजनेस, एंड एक्टिव पार्टनर द पर्सन हु इज़ डूइंग और गिविंग एनर्जी टू देयर बिजनेस. उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, दैट इज़ नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर आखिर क्या होता है? देखो बच्चों, स्पेशली अगर हम जब बिज़नेस को क्विक ग्रोथ देना चाहते हैं, जल्दी से बड़ा करना चाहते हैं, फास्ट और ज़िंदा रखना चाहते हैं, कंपटीशन में आगे निकलना चाहते हैं, तो हम ऐसी सिचुएशन में एक वेल नोन पर्सन को बुलाते हैं. और वेल नोन पर्सन में जिसको लोग जानते हैं, जिनको लोग मानते हैं, ठीक है, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, ठीक है. अब चाहे इसमें कोई एक्टर कहिए या कोई एक्ट्रेसेस कहिए, ठीक है, या फिर कोई मोटिवेटर, या किसी भी तरीके से आप किसी और व्यक्ति का फेम, नेम यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, राइट. सो दैट वेल नोन पर्सन हैज़ बीन अलाउड टू हिज नेम यूज्ड बाय द फर्म, ठीक है. और ऐसे पार्टनर्स को हम क्या कहते हैं? नॉमिनल पार्टनर. दोज हु आर नॉट ब्रिंगिंग द कैपिटल, नॉट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ना कैपिटल लाते हैं, ना कंपनी में काम करते हैं, लेकिन सिर्फ उनका नाम, देयर नेम इज़ यूज्ड एट द बैक ऑफ द प्रोडक्ट, देन इट इज़ सेड टू बी अ नॉमिनल पार्टनर, ठीक है. सो द गुडविल ऑफ द फर्म इंक्रीजेस एंड बिजनेस विल रिमेन अ मैक्सिमम प्रॉफिट. समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है. जैसे आजकल हम हाईली एडवर्टाइजिंग में देखते हैं कि जो भी कंपनी के एडवर्टाइज्ड होते हैं उसमें जो चेहरा होता है, फेस होता है, वो कहीं ना कहीं हमारा जाना पहचाना ही माना जाता है. पॉइंट 4, द फोर्थ टाइप ऑफ पार्टनर वुड बी पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली. अब आप कहेंगे कि ये कैसे पार्टनर होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट में ही होते हैं पार्टनर? तो आइए देखते हैं. इफ़ अ पर्सन मेड अ पार्टनर फॉर द फर्म टेकिंग ओनली एंड ओनली एडवांटेज, स्पेशली उनकी स्किल, उनकी नॉलेज
उनका अनुभव अगर हम यूज़ करके, ठीक है, यानी द पर्सन इज़ वर्किंग इन अवर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली वो लंबे समय से काम कर रहा है, इफ़ अ पर्सन इज़ मेड टू अ पार्टनर इन द फर्म टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज स्किल, यानी उसके पास कोई नॉलेज है, कोई ज्ञान है, कोई अनुभव है, ठीक है, कोई मुझे वो हेल्प कर सकता है बिज़नेस में, तो मैं क्या करूँगा, उसे एज अ पार्टनर बिज़नेस के अंदर लेके आऊँगा। स्पेशली इसे कहा जाता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, यानी किसी की स्किल के कारण हम उसे बिज़नेस के अंदर लेकर आ रहे हैं, ना उससे पैसे ले रहे हैं, सिर्फ हम उससे हमारी क्वेरीज़ की सॉल्यूशन मांग रहे हैं। ये खासकर वैसे लोग हो सकते हैं जैसे आपको लीगल एसोसिएट्स, इसके अलावा आप देखते होंगे कंपनी के जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसोसिएट्स जो कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो हर वक्त कंपनी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सजेशंस देते रहते हैं, ठीक है, ताकि कैसे प्रॉफिट बनाया जा सके और कैसे लॉस को कम किया जा सके। ऐसे लोगों को पार्टनर्स इन प्रॉफिट कहा जाता है। 1.5 shows that partner by estoppel by holding out. Generally, the person who has not signed the partnership deed. अब आप कहेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, आने वाले बस बिल्कुल अगली स्लाइड पे हम देखने जा रहे हैं उसको। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड में, ठीक है, ये एक एग्रीमेंट है, कंसेंट है पार्टनर्स का, उस पर उससे साइन नहीं होते हैं। किसके साइन नहीं होते? पार्टनर बाय एस्टॉपल। क्यों? क्योंकि इट डज़ नॉट ब्रिंग कैपिटल, ठीक है, ये कैपिटल नहीं लाता, डज़ नॉट शेयर प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट भी नहीं मिलता, बट ऑन द बेसिस ऑफ हिज बिहेवियर, पर उसका व्यवहार इतना अच्छा है। व्हेन द थर्ड पार्टी एज्यूम ही इज़ अ पार्टनर, अब क्या होता है कि उसका काम इतना अच्छा है बिज़नेस के अंदर, ठीक है, ना वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, ना वो प्रॉफिट लेता है, लेकिन अगर अपने अच्छे बिहेवियर के कारण कंपनी क्या है उसे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या फिर एस्टॉपल नियुक्त कर देती है, जिससे क्या होता है, ही कैन नॉट टेक द पार्ट इन मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट एज अ थर्ड पार्टी डोज, बट द बिजनेस विद द फर्म आफ्टर टेकिंग हिज क्रेडिट हिज लाइबिलिटी बिकम अनलिमिटेड। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो अच्छा काम करते हैं, ठीक है, जिनका वर्क अच्छा होता है, जिनको अनुभव होता है, उन लोगों को नीचे से यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट से हायर लेवल पर प्रमोट कर दिया जाता है। हालांकि इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट फिर भी मिनिमम चांसेस पर ऐसे लोगों का हायर अथॉरिटीज़ में प्रमोट कर दिया जाता है जिन लोगों के काम अच्छे होते हैं, राइट, द वर्क, जिनका काम बोलता है, नाम नहीं। देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7.6 point, the sixth part of partner will be the minor partner. As you can see on the screen that minor generally means the person who is under 18, right, he is considered to be the minor partner, ठीक है। वो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जनरली अगर कोई एडल्ट पहले से पार्टनर था, अब वो नहीं रह पा रहा है, तो उसके बाद जो भी उसका शेयर होगा वो उसके अगले जनरेशन को चला जाएगा। अ माइनर कैन नॉट बी पार्टनर बट ही कैन टेक वॉट एवर हिज और हर शेयर एज ए नॉमिनी, यानी अगर वो नॉमिनी बनाया गया अपने फादर या मदर के द्वारा, तो उसका जो भी शेयर होता है वो उसको मिल जाएगा, लेकिन वो कंपनी का पार्टनर तब तक नहीं बन सकता जब तक कंपनी में उसके 18 ईयर्स पूरे नहीं होंगे, यानी 18 ईयर्स का वो हो नहीं जाता तब तक, राइट। और क्रेडिटर्स अगर कोई हैं, कोई उधार लेने वाले, तो वो माइनर से बिल्कुल भी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं छीनेंगे, राइट। सो दीज आर द 6 different types of partners. Hope you have all understood it. Active partner, sleeping partner, nominal partner, partner in profit, partner in stable, and minor partner. Let's see the types, different types in a detail. ठीक है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, जो टाइप्स है जनरली 3 टाइप्स आपको दिए गए हैं। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट, अकॉर्डिंग टू लेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। टाइम लिमिट यानी समय अनुसार, तो पार्टनरशिप एट विल, ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट के साथ होगी। टर्म पार्टनरशिप यानी 6 months, 12 months, 2 साल, 3 साल के लिए पहले से डिसाइड। पार्टनरशिप फॉर स्पेसिफिक वर्क, स्पेसिफिक वर्क मतलब जैसे एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो जब तक ब्रिज बनता नहीं तब तक आपकी पार्टनरशिप है, जैसे ही ब्रिज बन गया आपका टाइम ख़त्म। तो ये 3 चीज़ें समझ में आई बच्चों। विल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, टर्म पार्टनरशिप मीन्स एक डिसाइडेड टाइम, चाहे वो 6 महीने हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल, 5 साल हो। और तीसरा पार्टनरशिप फॉर फिनिशिंग दैट स्पेसिफिक वर्क, यानी अगर कोई रोड बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो जब तक वो बनती है तब तक पार्टनरशिप रहेगी, और जैसे ही वो बनकर तैयार हो जाती है आपकी पार्टनरशिप ख़त्म। तो दैट इज़ मीन एज पार्टनरशिप बाय टाइम लिमिट। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द लाइबिलिटी, ठीक है, तो 2 तरीके से है, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ईजी है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन की आप बात करें तो पहली होती है रजिस्टर्ड पार्टनर्स और दूसरे होते हैं अनरजिस्टर्ड, या फिर हम कहें कि जो लोग ऑर्गेनाइज्ड में काम करते हैं वो लोग रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स यूज़ करते हैं, और जो लोग छोटे बिजनेसेस या छोटी पार्टनरशिप्स करते हैं इसलिए वो लोग अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, एंड हिंस इट इज़ नोन एज अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ टाइप्स आपको पता चल गया है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एक बार और। पार्टनरशिप
सबसे पहले देख रहे हैं टाइम लिमिट के साथ। पहले पार्टनर में आता है कि पार्टनरशिप एट विल, यानी वॉट एवर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डू और परफॉर्म, ऑल थिंग्स वी हैव रिटन इन द कंसेंट, हमने सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता, स्पेशली जब तक विल चलती है तब तक वो चीज़ चलती रहती है और फर्म भी चलती रहती है। इसका जो एग्रीमेंट स्पेशली होता है, इफ़ वन पर्सन पार्टनर्स विशेस टू डिसॉल्व द फर्म, देन अकॉर्डिंग टू लॉ बाय गिविंग नोटिस कैन ब्रिंग द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यानी अगर एक व्यक्ति, एक पार्टनर को वो बिज़नेस को ख़त्म करना है तो भी वो कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा पार्टनर जब तक एग्री नहीं होगा तब तक वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती। सेकेंड इज़ टर्म पार्टनरशिप। एज आई हैव टोल्ड यू कि इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, यानी चाहे वो कितना भी टाइम हो सकता है, और उस टाइम तक दोनों पार्टनर को एग्री होना पड़ेगा। उस टाइम के बाद तो ये जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। स्पेसिफिक वर्क की बात करें हम तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब तक वो काम ख़त्म नहीं होता तब तक वो पार्टनरशिप फर्म ज़िंदा रहेगी, चाहे वो ब्रिज बनाना हो, रोड बनाना हो, कैनाल बनाना हो, तब तक, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर वो दूसरा काम ढूंढेंगे, राइट। इसके अलावा आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस ट्री, द सेकेंड ट्री वॉज अकॉर्डिंग टू द लाइबिलिटी, लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड वाली में क्या होता है कि इसमें खासकर पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ नहीं बेचनी पड़ती, दैट इज़ कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी। बट अनलिमिटेड मीन्स कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसमें लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया तो ऐसी सिचुएशन में आपको आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी सेल करनी पड़ सकती है। तो सिंपल है दोस्त, बिज़नेस तो रिस्क का खेल है, ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब हाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी लेनी पड़ेगी, और कम प्रॉफिट में अगर आपका काम चलता है तो आप लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मीन्स द ऑर्गेनाइजेशंस और द पार्टनरशिप फर्म विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द फर्म, ठीक है, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे, वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, अपनी सारी डिटेल देते हैं, वो लोग होते हैं रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, जिसको सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट के मिलते हैं और जो लीगलाइज्ड भी कहलाती है। पर जो लोग रजिस्टर्ड नहीं करवाते, ठीक है, लीगलाइज नहीं बनते, ऐसे लोग अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, such type of partnership firms are known as unregistered partnerships, right? For such firms and it is very difficult for the recovering of debts through the court of law. ऐसे जो लोग होते हैं जो रजिस्टर नहीं करवाते अपनी पार्टनरशिप फर्म को, अगर फ्यूचर में कोई लॉस होता है, कोई धोखाधड़ी हो जाती है, कोई पार्टनर छोड़कर भाग जाता है, तो कोर्ट से इतनी जल्दी उनको इंसाफ नहीं मिलता, जस्टिस नहीं मिलता। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, आइए देख लेते हैं। 1932 यानी 1932 में जब पहली बार भारत का पार्टनरशिप एक्ट आया, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उस पार्टनरशिप के अनुसार कुछ डिटेल्स जो हम आगे देखेंगे वो कंपलसरी हो गई, ठीक है, सभी को, क्योंकि रजिस्ट्रेशन था वो अब कंपलसरी हटा दिया गया और कुछ डिटेल्स थी, वो डिटेल्स अब सभी को कंपलसरीली भरनी पड़ेगी। बिफोर दैट क्या क्या चीज़ें थी वो आइए देखते हैं। द स्टेट विच इज़ द फर्म सिचुएटेड, इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड अपॉइंटेड ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा यानी जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिसर अपॉइंट किया है उसको सारी जानकारी होनी चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। उन जानकारियों में कौन कौन सी चीज़ें होती है, ठीक है, रजिस्ट्रार जिसे हम कहते हैं, छोटी सी नॉमिनल फीस दे के कौन कौन सी डिटेल आपको देनी होती है। नंबर 1, नेम एड्रेस ऑफ अ फर्म, नाम क्या है कंपनी का, एड्रेस क्या है, कहाँ कहाँ ब्रांच है उसकी, यानी कहाँ कहाँ उसको दूसरे ऑफिसर खोले हुए, पूरा एड्रेस, पूरा नाम और पूरा टेलीफोन नंबर सारे पार्टनर्स का। इसके अलावा कब से बिज़नेस शुरू हुआ है, नया पार्टनर जब जब आया तब तब डेट्स डालो, यानी 2 पार्टनर थे, तीसरा पार्टनर आया कौन सी डेट को, ठीक है, चौथा पार्टनर आया कौन सी डेट को, डेट भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितना लॉस लेगा, ये सारी डिटेल्स उसमें मेंशन होती है। डिटेल्स इस चीज़ की भी होती है कि किसने कितना पैसा लगाया, यानी किसकी कितनी कैपिटल है, ठीक है, ये भी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के टाइम इंक्लूड की जाती है। एंड देन ड्यूरेशन, यानी वो कंपनी कितने समय तक चलेगी। सो दिस 7 थिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी वो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म होता है उस पर ये 7 चीज़ें उल्लेखित होती है। इसके अलावा जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि एडवांटेजेस क्या हैं, इसके क्या फ़ायदा है आखिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाने का। सबसे पहला कि अगर कोई ड्यू, कोई क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से करवा रहे हो तो वो जल्दी निकलेगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, कंपनी आपकी जो है वो रजिस्टर्ड है। दूसरा कि अगर आपका कोई पार्टनर आपके साथ कोई धोखाधड़ी करके चला गया तो भी आप उसका जो सॉल्यूशन है वो कोर्ट से जल्दी मांग सकते हो, ठीक है, और आपको सॉल्यूशन जल्दी मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई पार्टनर जस्टिस का डिमांड करता है राइट शेयर के लिए कि मुझे सही पैसे नहीं मिल रहे हैं, मेरा जो हक है वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो भी रजिस्टर्ड पार्टनर्स को ये चीज़ जल्दी सुनवाई में आ जाती है।
रिटायरमेंट के टाइम पे स्पेशली आपकी जो भी लाइबिलिटी है, आपका जो भी परफेक्ट शेयर है वो आपको मिलेगा अगर आप एक रजिस्टर्ड फर्म हो तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो फर्म्स होती है राइट, वो पब्लिकली रजिस्टर्ड होती है, मीन्स सबको सबके बाद उसकी जानकारी होती है। दे कैन नॉट हाइड एनीथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन इट्स पार्टनरशिप डीड। ठीक है बच्चों, तो इसी की मैं बात कर रहा था। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स की एग्रीड कंसेंट में, ठीक है, यानी दोनों को मंजूर होता है, वो रिटर्न या ओरल फॉर्म में बनाया जाता है। खासकर हम रिटर्न फॉर्म ही देखते हैं। रिटर्न फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें इसमें मेंशन होती है बच्चों, देखते चलो प्लीज़ एक बार। नेम एड्रेस ऑफ फर्म, जैसा कि मैंने बताया, इसके साथ साथ पार्टनर्स की सारी डिटेल्स, जिसमें नाम, एड्रेस, एज, टाइप, टेलीफोन नंबर सब कुछ आता है। चाहे उस बिज़नेस में 50 पार्टनर है, 50 पार्टनर्स की सारी डिटेल्स इसमें मेंशन की जाएगी। इसके बाद आता है पर्पस, यानी जो बिज़नेस है वो क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा और क्यों बना रहा है, ये सारी डिटेल्स भी इसके अंदर मेंशन की जानी पड़ती है। दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इसके अलावा बिज़नेस कब शुरू होगा, कौन सी डेट से शुरू होगा और कब तक चलेगा, ये भी उन्होंने डिटेल में मेंशन करना होता है। कौन कैपिटल कितनी लगाएगा और किसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, दैट हैज़ टू बी मेंशन इवन। ठीक है, आपने किससे कितना बोरोइंग की है, यानी कितना किससे पैसा लिया है, आप कितना इंटरेस्ट उसको देने वाले हो और कितने समय में देने वाले हो, ये भी इसके अंदर हम कह सकते हैं उल्लेखित होता है, मेंशनड होता है। द लास्ट टू, इंटरेस्ट जो है लोन का, कि जो भी अगर कोई पार्टनर लोन लेता है तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको, ठीक है, कंपनी के अंदर ही, ये भी डिसाइडेड होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी। सो दिस थिंग्स जनरली आर कंसिडर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, एक एविडेंस है वो बच्चों, एक सबूत है, एक कह सकते हैं हम, ठीक है, जो सबको याद रखना है। प्रॉफिट और लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट्स आते हैं वो है कि काम कैसे डिवाइड होगा, ठीक है, आपस में, ठीक है, कौन कितना काम करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। सैलरी की सारी डिटेल, कमीशन किसको कितना देना है, ठीक है, सैलरी मीन्स कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी, वो भी उसमें लिखा होता है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग मीन्स उसके जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स मीन्स जो डेबिट और क्रेडिट, वॉट एवर कम्स इन, वॉट एवर इज़ गोइंग आउट, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ों को मेंटेन करना। कौन करेगा वो काम, ये भी मेंशन होता है। इसके अलावा ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी अकाउंट खोलते वक्त, बैंक ट्रांजैक्शन करते वक्त, सारी डिटेल्स जो जो आप डालने वाले होते हैं वो भी डीड के अंदर मेंशन करनी होती है। इसके अलावा गुडविल, यानी आपकी जो गुडविल होगी वो कैसे वैल्यू की जाएगी, ठीक है, कैसे निकाली जाएगी, कौन से मेथड से निकाली जाएगी, दैट ऑल्सो हैज़ टू बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। इसके अलावा अगर आप कोई इंटरमीडिएशन, यानी कोई कमीशन एजेंट या फिर कोई एजेंट को यूज़ करते हैं अपनी कंपनी के बीच में, ठीक है, कोई डिस्प्यूट होता है या कोई डिफरेंस ओपिनियन होता है, तो भी आप उस सॉल्यूशन की मांग कर सकते हो। इसके लिए आपको सबकी डिटेल पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करवानी होगी। इसके अलावा साइनिंग ऑफ द अथॉरिटी विद द वेरियस डॉक्यूमेंट्स, यानी जितने भी आपके अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, सारे पार्टनर्स के उस पर लीगल सिग्नेचर्स होते हैं, करेक्ट सिग्नेचर्स होते हैं। ठीक है, आप कोई भी नया पार्टनर लाएंगे या कोई भी ओल्ड पार्टनर जब बिज़नेस छोड़ के जाएगा, ठीक है, तो उसके आने की डेट नए पार्टनर के और ओल्ड पार्टनर के जाने की डेट पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती है। इसके अलावा राइट्स और ड्यूटीज़, ठीक है, अधिकार और जिम्मेदारियां पार्टनर्स की भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। ठीक है, अगर आप कोई नया माइनर पार्टनर लेकर आ रहे हो बिज़नेस में, ठीक है, 18 एज से कम, तो उसके लिए क्या क्या डिटेल्स है वो भी आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होगा। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोविजन फॉर द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट टाइम डिसॉल्व विद द फर्म, यानी अगर कभी ऐसा हादसा हो जाता है कि आप कंपनी में जनरली अब कंपनी को आप स्टार्ट नहीं रख पाए, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाए, तो आप कैसे ख़त्म करोगे, किसे कितना शेयर दोगे और उसकी क्या क्राइटेरिया रहने वाली है, ये भी आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होता है। तो बच्चों बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन पार्टनरशिप डीड एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। होता क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक डॉक्यूमेंट है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है लोग, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इस चैप्टर में स्पेशली हम लोगों ने काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों के बारे में देखा। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर से लेके पार्टनरशिप फर्म में। तो आइए देख लेते हैं इसका एक क्विक डिफरेंस कि आखिर इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है। अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो ये एक सिंगल ओन्ड बिजनेस है जो लॉस और प्रॉफिट दोनों खुद ही बियर करता है। पार्टनरशिप की बात करें तो ये दो या दो से ज़्यादा लोग हैं
द पीपल दोज हु आर डूइंग द बिजनेस विथ अस, ठीक है, जो एक दूसरे से एग्री होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। नंबर ऑफ़ पीपल की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति है, लेकिन 2013 के हमारे जो एक्ट के अनुसार 464 का जो क्लॉज है उसमें मिनिमम 100 हो सकते हैं, और 2014 का जो क्लॉज है उस हिसाब से मिनिमम 50, ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। कैपिटल की अगर हम बात करें इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में खासकर, तो ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, और जितनी भी कैपिटल होती है वो ओनर ही मिलाता है पैसे। पार्टनरशिप के अंदर सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, और जैसी डीड के अंदर लिखा होगा कितने पार्टनर हैं, ठीक है, कौन एक्टिव है, कौन नॉमिनल है, कौन नॉमिनल पार्टनर है, ठीक है, तो जैसा अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इसमें माना जाता है। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इसमें कोई भी लॉ की ज़रूरत नहीं होती किसी भी प्रकार के, लेकिन ये एग्रीमेंट के अनुसार ही होगा। यानी आपको यहाँ पे द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉफुल बिजनेस इज़ नॉट वेरीफाइड फ्रॉम लॉ, वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट पार्टनरशिप में वेरीफाई करवाओगे, रजिस्टर्ड होगे तो आपके लिए अच्छा है। डिसीजन की बात करें तो सोल प्रोप्राइटर में सब कुछ ओनर ही डिसीजन लेता है, और डिसीजन हो जाएंगे क्विकली यानी जल्दी। पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग डिसीजन ले रहे हैं तो यहाँ डिले होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास जो कि है ओनर, और यहाँ पर शेयर होगा पार्टनरशिप डीड के अनुसार, यानी जैसा उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है किसको कितना शेयर देना है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है पॉइंट 7 में, और वहीं पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर करवाओगे तो अच्छा रहेगा, कंपलसरी तो नहीं है, बट अगर करवाओगे तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से फ़ायदे आपको मिलेंगे। सीक्रेसी की बात करें तो यहाँ सीक्रेसी बहुत अच्छे से मेंटेन होती है क्योंकि एक ही व्यक्ति है। यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल्स आर मोर। शेयर की बात करें, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की, तो यहाँ द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कैन बाय हिज ओन कंडीशन, ठीक है, जब वो चाहे तब वो ट्रांसफ़र कर सकता है। और यहाँ कंसेंट यानी आपस में जो दूसरे पार्टनर है उनका भी आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, उनसे सजेशन लेना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। यानी यहाँ सिंगल ओनर ही डिसीजन लेता है और वहाँ कंसेंट करके डिसीजन लेना पड़ता है। रिस्क की बात करें तो बिज़नेस में सबसे ज़्यादा रिस्क तो होता ही है, बट सोल प्रोप्राइटर में रिस्क की कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है। पार्टनरशिप की बात करें तो रिस्क तो इसमें भी है, लेकिन रिस्क बटा हुआ है मतलब जितने भी पार्टनर हैं उन लोगों ने आपस में रिस्क बांटा हुआ है, ठीक है, सबका अपना अपना रिस्क है, ठीक है, जिसने जितने पैसे लगाए उसको उतनी चीज़ का रिस्क, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग वे में हम पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, और अगर सिंगली काम करना शुरू करना है तो सोल प्रोप्राइटर इज़ द बेस्ट। आई होप दीज आर द 10 मेजर पॉइंट्स who is the difference between sole proprietor and partnership firm, which can be asked for 3 marks, 4 marks or 5 marks question in exam, and this upcoming exam this question can be asked man, so please go through with it, ठीक है, अच्छे से देख लेना इसको। क्या क्या पढ़ लिया है हमने इस चैप्टर में, एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। आई होप सबको समझ में आ गए, नहीं आए तो हमारा लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखें। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने बात की थी HUF की, उसके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की हमने उसमें, ठीक है। पार्टनरशिप्स की बात की हमने, कैरेक्टरिस्टिक देखे पार्टनरशिप के, इसके अलावा एडवांटेजेस और लिमिटेशंस उसके, राइट। और अगर नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 5 का ज़रूर देखना। उसके बाद हमने लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आज के वीडियो में हमने देखा, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग टाइप्स देखे, उसको और डिटेल में देखा कि टाइम के हिसाब से कैसे करेंगे, लाइबिलिटी के हिसाब से, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, राइट। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने देखा कि कैसे पार्टनरशिप डीड में सब चीज़ें मेंशन होती हैं, एंड हाउ पार्टनरशिप डीड इज़ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेयर एंड इक्वल इम्पॉर्टेंस टू ऑल द पार्टनर्स, राइट। सो बच्चों प्लीज़ इसके MCQs कर लेना, आंसर्स आपको मिल जाएंगे एट द डाउनवर्ड्स, यहाँ आपको आंसर्स दिए हुए हैं, सारे आंसर्स आप देख लेना, ठीक है। और ये जो 1 टाइप सेंटेंस है, शॉर्ट टाइप सेंटेंस है, प्लीज़ ये भी एक बार कोशिश करिएगा करने की। अगर कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो प्लीज़ शॉर्ट या ब्रीफ या डिटेल में तो आप शेयर करिए, ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स। श्योर विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन आपकी जो एग्ज़ाम आ रही है, पूरक परीक्षा आ रही है, अपकमिंग एग्ज़ाम जो आपकी सितंबर मंथ के एंड में होने वाली है, उसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से पेपर दीजिएगा, यू आर द बेस्ट पर्सन, कॉन्फिडेंट होके जाइएगा, कोई भी आंसर मत छोड़िएगा, ठीक है। नीट एंड क्लीन वे में प्रेजेंट करो अपना आंसर, आपको मार्क्सेस मिलने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ब्राइट होंगे, ठीक है। अच्छे से अपने आंसर शीट को प्रेजेंट करिए, ठीक है, अलग अलग पेन्स का यूज़ करिए और प्रॉपर वे में लिखिए करेक्ट डिटेल्स के साथ, ठीक है। ट्राई टू राइट शॉर्ट एंड स्वीट एंड मीनिंगफुल, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, विल गेट बैक टू यू। टिल देन
अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय।